नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2, बार्क, एनपीसीआईएल, सेल, डीआरडीओ आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि इस सीरीज में हमने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लिया है। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों, हम आपको बता दें, इस सीरीज में हमने सभी टॉपिक से प्रश्नों को लिया है। एक तरह से आपका ये मॉक टेस्ट की तरह काम करेगा और हम इसमें डिटेल से बात करेंगे। चाहे तो आप इसमें देख लेना, जो कि यहाँ पर हम डिटेल वीडियो देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक नोड पर पहुँचने वाली धारा का कुल मान 13 एम्पियर है। अगर नोड से धारा समान प्रतिरोध वाली दो तारों से डैश डैश होगा। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर 6.5 एम्पियर होगा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि एक नोड पर पहुँचने वाली धारा का कुल मान 13 एम्पियर है। अगर नोड से धारा का समान प्रतिरोध वाली दोनों तारों से निकलती है, तो ये दो तारों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्रमशः 6.5 होगा। यानी आप 13 का 2 भागों में कर देंगे तो आपका 6.5 ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पार्श्व आने वाली वोल्टता में कमी डैश डैश कहलाती है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर वोल्टापात, ये इसका राइट आंसर है। जो कि देख लेते हैं, यहाँ पर एक परिपथ के एक निष्क्रिय अवयव के पार्श्व में होने वाली वोल्टता में कमी वोल्टापात यानी I²R कहलाती है, जो कि आप समझ सकते हैं। अगला आपको बताना है, दिए गए ग्राफिकल चिन्ह क्या दर्शा रहा है। चलिए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वेरिएबल कैपेसिटर है, यानी ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तनीय कैपेसिटर संधारित्र, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक अणु की भार संख्या डैश डैश है। सही उत्तर, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये इसका सही उत्तर है। और दोस्तों, इसका टिक पहले से इसलिए लगा दिया जाता है ताकि आपको पीडीएफ दी जाए तो वहाँ पर इसका टिक लगा हुआ मिले और आपको एग्ज़ाम के टाइम पर इसका रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिले। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है के एग्ज़ाम फाइट पीडीएफ चैनल। आप इतना सर्च करना, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो कि 1 kWh विद्युत ऊर्जा डैश डैश के बराबर होती है। सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, 860 किलो कैलोरी, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जो कि 1 kWh विद्युत ऊर्जा में 860.42 किलो कैलोरी ऊर्जा के बराबर होती है। 1 किलो वाट आवर में 1000 गुणे 60 कर देंगे तो आपका यहाँ पर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल या 1 जूल, यहाँ पर 1 जूल बराबर, मतलब इतने जूल के बराबर हो जाएगा। और 1 जूल में इतने 339 इतने जीरो लगाएंगे तो आपका किलो कैलोरी के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका देख सकते हैं, जो कि आप समझ सकते होंगे। चलिए, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, किलोवाट आवर डैश डैश का यूनिट है। सही उत्तर, जो कि ये एनर्जी की यूनिट है, आप सभी को पता होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। धारा का मात्रक जो एम्पियर होता है, पावर शक्ति वोल्टेज का वोल्ट होता है, जो कि ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, इम्पीडेंस का जो मात्रक होता है, इसका ओम होता है, ये आप जरूर जानिए।
अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विकल्प जूल के नियम को सही ढंग से निरूपित करता है, जहां धारा आई को और रेजिस्टेंस आर को तथा समयावधि निरूपित करते हैं? सही उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए, ये तो सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर डी I²RT, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, कंडक्टर में विकसित ऊष्मा डैश डैश के अनुपात में है? सही उत्तर जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करंट स्क्वायर, ये इसका सही उत्तर है, जो कि यहाँ पर आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि ऊष्मा के ये वर्ग के समानुपाती होती है, जो कि सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट 250 वोल्ट के 4 तापक उपलब्ध हैं, अधिकतम ऊष्मा के लिए उन्हें कैसे जोड़ा जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सीरीज क्रम में जोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, अधिकतम ऊष्मा हेतु तापक को सीरीज क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि तापक वास्तव में प्रतिरोध है और जिसकी ऊष्मा होती है जो वास्तविक खपत होती है। अगला प्रश्न, ऊष्मा की व्यवहारिक इकाई क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए, इसकी इकाई जो कि कैलोरी होती है, ये इसका सही उत्तर है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, जो कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये आप जरूर जानते रहिए। अगला है, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, 1 किलो कैलोरी बराबर आपका होता है 4184 जूल, ये इसका सही उत्तर है। चाहे तो आप इसमें 4.18 जूल लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, यानी किलो हटाएंगे तो यहाँ पर इसमें 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल आ जाएगा, जो कि आप याद रखिए। अगला है, ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता है? सही उत्तर जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, घटती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता घटती है, क्योंकि ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, क्योंकि चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। अगला प्रश्न, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा? सही उत्तर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, यहाँ पर -1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है, और ये ऋणावेश होता है। द्रव्यमान जो इसका होता है 9.108 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न, विद्युत लेपन किसमें काम नहीं आता है? राइट आंसर जो कि धातु को कठोर होने में काम में नहीं आता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग से सतह को अच्छी तरह से चमकाने एवं जंग से धातु को बचाने के लिए किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उपयोग। अगला है, निकिल के विद्युतहीन लेपन में निम्नलिखित में से कौन स्थायी कारी के रूप में काम करता है? सही उत्तर जो कि यहाँ पर थियूरिया, ये इसका सही उत्तर है, जो कि इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, दिया गया है। अगला है, नाइट्रिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र है, सिंपल सा है, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए HNO3 राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विशुद्ध धारक परिपथ में यदि आवृत्ति घटाकर मूल आवृत्ति की 1/4 कर दी जाए तो धारा कितनी होगी? सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/4 हो जाएगी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर विशुद्ध धारक परिपथ में जब आवृत्ति घटाई जाती है तो उसकी धारा भी उसी अनुपात में कम होगी, अर्थात आवृत्ति 1/4 कर दी जाए तो धारा 1/4 हो जाएगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि निम्न में से कौन सा पार्श्व परिपथ का एक गुण है? राइट आंसर आपका है, जो कि यहाँ पर कुल धारा ब्रांच धाराओं के सदिश योग के बराबर होती है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रेजिस्टेंस आपका 100 दिया गया है और धारिता जो आपकी 20 दी गई है, जो कि 20 माइक्रोफैरड वाले प्रतिरोध और संधारित्र को कैपेसिटर का मान दिया गया, संधारित्र को सीरीज क्रम में संयोजित किया गया
तो इस परिपथ का कालांक ज्ञात करना है आपको। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। फार्मूला होता है जो कि टाइम, यहाँ पर आपका कांस्टेंट दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं जो कि कांस्टेंट दिया गया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया है और कैपेसिटर का मान दिया गया है। फार्मूला होता है T बराबर RC, यानी आपको दोनों का गुणा कर देना है, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, जैसे कि 2 मिली सेकेंड। ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ होता है। इसे इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका मिली में आ जाएगा, जो कि राइट आंसर दिया गया है। अगला है, एक एसी परिपथ 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज स्रोत से 1000 वाट की सक्रिय शक्ति और 1000 वोल्टेज एआर की प्रतिघाती शक्ति लेता है, तो स्रोत से ली गई आरएमएस धारा डैश डैश होगी। राइट आंसर, जो कि यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे पहले सॉल्व करेंगे। चलिए, जैसे कि आपका वोल्टेज दिया गया है, आवृत्ति दी गई है, वाट दिया गया है। चलिए हम आरएमएस धारा निकालते हैं, जो कि फार्मूला आपका होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा मान दिया गया है। यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1000√2 आएगा। फिर इस फार्मूले पर मान रखेंगे वोल्टेज आरएमएस गुणे आई आरएमएस, यानी धारा आरएमएस। यहाँ पर दोनों का मान रखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं मान रखेंगे तो आपका यहाँ पर धारा आरएमएस का मान 5/√2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए लगा हुआ गलती से, जो कि आपको यहाँ पर डी करना है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कालांतर में डैश डैश प्रत्यावर्ती मात्रा वह होती है जो अन्य मात्रा की अपेक्षा बाद में अपने उच्चतम या शून्य मान पर पहुंचती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पश्चवर्ती यानी लैगिंग, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बैटन होल्डर में प्लास्टिक शेड किस से बचने के लिए लगाई जाती है। सही उत्तर, जो कि बरसात का पानी से बचने के लिए लगाया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, सीलिंग रोज समांतर डैश डैश फिट किया जाता है। राइट आंसर, यहाँ पर दीवारों में फिट करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि और जानकारी देख लेते हैं, सीलिंग रोज समांतर दीवारों में फिट किया जाता है तथा स्विच बोर्डों में स्विचें, रेगुलेटर तथा इंडिकेटर्स आदि प्रयोग किया जाता है। अगला है, स्विच, सॉकेट, प्लग होल्डर इत्यादि डैश डैश के बने हुए होते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, ये बैकेलाइट के बने होते हैं। राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर और क्या बनते हैं, जैसा कि स्विच, सॉकेट, प्लग होल्डर बैकेलाइट के बने होते हैं। तांबे का प्रयोग चालक आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है तथा माइका का प्रयोग विद्युत रोधन में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कंसील्ड तंत्र में सैंडल स्विच को बॉक्स से लगभग कितनी दूरी पर लगाया जाता है। सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि एक पोल एमसीबी का प्रयोग समांतर डैश डैश किया जाता है। सही उत्तर है, जो कि छोटे आवासों में करते हैं, ये इसका राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, आग लगे विद्युत उपकरण का प्रतिष्ठानों के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करना चाहिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हेलोन प्रकार का करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, हेलोन टाइप का अग्निशामक यंत्र बिजली की आग के लिए अनुकूल है। हेलोन अग्निशामक यंत्र को कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र भी कहते हैं। विद्युत आग व गैसीय आग कक्षा सी से संबंधित है। इसके अतिरिक्त ठोस ज्वलनशील पदार्थ कक्षा ए और ज्वलनशील द्रव पदार्थ कक्षा बी के अंतर्गत और धात्विक आग पदार्थ कक्षा डी के अंतर्गत होती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राइट आंसर, जो कि फोम या झाग प्रकार के उपकरण का प्रयोग हम नहीं करते हैं, यानी अग्निशामक का प्रयोग नहीं करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देते हैं, जो कि विद्युत आग यानी क्लास सी के अंतर्गत, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र अथवा कार्बन टेट्राक्लोराइड नामक अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं।
जैसे कि इसके अंतर्गत लकड़ी व जूट, मतलब ये तो गैस से लगी आग होती है, और लकड़ी व जूट में लगी आग तो क्लास ए के अंतर्गत आती है। और जल इसको बुझाया जाता है, जो कि जल का प्रयोग करके, और द्रव व ठोसों में लगी आग जैसे कि डीजल, पेट्रोल, ये क्लास बी के अंतर्गत आती है, जो कि यह झाग वाला अग्निशामक यंत्र इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे कि गैस सी के लिए होता है, यहाँ पर विद्युत जो होता है डी के लिए होता है। ये आप ज़रूर याद रखें। इसमें थोड़ा टाइपिंग, मान लो इसमें थोड़ा एरर दिया गया है, जो कि कहीं कहीं एग्ज़ाम में पूछ भी लेता है, जो कि ये भी सही होता है। और ये तो आपका दिया गया है जो आपका डी प्रकार की, इसमें अग्नि विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं, ये इसका सही उत्तर इसके अंतर्गत आती है। क्लास सी के अंतर्गत आपकी गैस से लगी आग होती है, जो कि आप जानते रहिए। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। सही उत्तर, जो कि ये इसका सही उत्तर होगा सूखा बालू, राइट आंसर है। चलिए हम आपको बता देते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फायर के मामले में सूखा बालू प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है, तथा इसके अतिरिक्त हेलोन, सीटीसी, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का प्रयोग भी आग बुझाने के लिए किया जाता है। अगला आपको दिया गया है, निम्न में से किस प्रकार की आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी और डी, यानी श्रेणी बी और डी इसका सही उत्तर होगा, जो कि राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ये तो पूरी जानकारी अभी हम दे चुके हैं, जो कि आपको याद होना चाहिए। अगला है, सेफ्टी मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सेफ्टी गैजेट नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो कि सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्क्रू ड्राइवर, ये इसका सही उत्तर है। जो कि आपका वेल्डिंग गोगल्स होते हैं, सेफ्टी बेल्ट होते हैं, सेफ्टी शूज होता है, इंसुलेटेड हैंड ग्लव्स होते हैं, ये सभी होते हैं। जबकि आपका स्क्रू ड्राइवर नहीं होता है, ये पेंच को कसने के काम में आता है। अगला है, संतुलित 3 फेज प्रणाली के तीनों फेज के बीच कोणीय अंतर डैश है। सही उत्तर, जो कि 120 डिग्री होता है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, और 2 फेज के बीच जो फेज कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। एसी परिपथ का पावर फैक्टर डैश है, जहां फेज कोण थीटा है, जैसा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉस थीटा सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर पावर फैक्टर आपका दिया गया है, जो कि पावर फैक्टर बराबर होता है एसी परिपथ में वोल्टा एवं विद्युत धारा के बीच बने कोण की कोज्या को पावर फैक्टर हम कहते हैं। जैसे कि एसी परिपथ में वास्तविक शक्ति एवं आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर बराबर फार्मूला होता है आपका वी आई कास थीटा अपॉन वी आई, जो कि यहाँ से वी आई कट जाएगा, तो आपका पावर फैक्टर कास थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, एसी परिपथ में प्रतिरोध जैसे कि दिया गया है और प्रतिबाधा आपकी दी गई है, तो अनुपात में पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर बराबर यानी R/Z होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर हम देखते हैं, माध्य मूल मान बराबर डैश गुणे अधिकतम मान। सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 0.707 ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि धारा के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, और वोल्टेज के लिए इतना होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर यदि E1 बराबर A sin ओमेगा टी तथा E2 बराबर B sin ओमेगा टी माइनस थीटा होता है तो क्या होगा। ये E2 से थीटा से पश्चिगामी है E1 से, ये इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है। सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो कि यहाँ पर दोलन एवं पाक आवृत्ति उत्पन्न करना, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता देते हैं, यह वास्तव में एक किचन युक्ति है जो खाद्य पदार्थों को गर्म करने तथा पकाने का काम करता है। इस प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की माइक्रोवेव रेडिएशन का प्रयोग करते हैं हम।
अगला है, हेयर ड्रायर में शोर का क्या कारण है? राइट आंसर, जो कि यहाँ पर अनुचित माउंटिंग और यहाँ पर इम्पेलिंग की अनुचित फिटिंग, विकृत इम्पेलर और ब्लोअर कंपार्टमेंट में ढीले पुर्जे सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ई यानी ये सभी इसके कारण होते हैं, राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, कोई सामान्य मिक्सर कितनी पावर लेता है? राइट आंसर, जो कि ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, 400 वाट राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पंखा करंट डेड डैश के प्रभाव के कारण घूमता है? जो कि ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय प्रभाव के कारण घूमता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, पंखा एक मोटर है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण घूमता है। पंखे का रोटर स्क्वायर केज मोटर के रोटर के समान बनाया जाता है। यह स्टेटर के चारों ओर घूर्णन करता है। अगला प्रश्न, सीलिंग फैन के फैलाव यानी स्वीप के क्या तात्पर्य हैं? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि मोटर के मध्य से ब्लेड के नोक की दूरी से दुगना, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, छत के पंखे के प्रेशर का संबंध डेड डैश है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि उसके घूर्णन के बने वृत्त का व्यास, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, जो कि घर में प्रयुक्त सामान्य इलेक्ट्रॉनिक फैन नियामक में मुख्य घटक होते हैं। ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। घर में जो होते हैं वो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, जो कि ट्रायक एवं डायोड, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि प्लेट में भूसंपर्कन यानी प्लेट अर्थिंग में प्लेट की सामग्री से बने होते हैं? राइट आंसर, जो कि तांबे के बने होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि प्लेट में भूसंपर्कन में प्लेट तांबा सामग्री की बनी होती है। प्लेट भूसंपर्कन यानी प्लेट अर्थिंग विधि में 60 × 60 सेंटीमीटर × 3.15 सेंटीमीटर की तांबे की प्लेट या 60 × 60 6.30 mm की जीआई प्लेट को जमीन के अंदर 2.5 मीटर नीचे ऊर्ध्वाधर रखकर क्रमशः 15 सेंटीमीटर मोटी नमक एवं कोयले की क्रमबद्ध सतहों से पाट दिया जाता है और पाइप भू संपर्क में गैल्वेनाइज्ड स्टील यानी इस्पात की छिद्रमय पाइप का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी पूरी व्याख्या थी। यहाँ से दोस्तों आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं, चाहे तो आप इसे एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि चालक तार एवं पृथ्वी के बीच का विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है? सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 50 प्रति परिपथ में बिंदुओं की संख्या यानी मेगा ओम में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि इनमें से किससे बचाने के लिए भू संपर्कन यानी अर्थिंग की आवश्यकता होती है? राइट आंसर, जो कि बिजली के झटके के खतरे से, ये इसका राइट आंसर है। चलिए हम आपको बता देते हैं, बिजली के झटके के खतरे से बचने के लिए अर्थिंग की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को जब अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है तो उसे अर्थिंग कहा जाता है। अर्थिंग की विभिन्न विधियाँ इस प्रकार हैं, जो कि प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, वाटर टैप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, ये सभी होती हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र अभिवाह यानी फ्लक्स वितरण का आकार डेड डैश है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि समलंबकार, ये इसका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए हम आपको बता देते हैं, डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र अभिवाह अर्थात फ्लक्स वितरण का आकार समलंबकार होता है। फ्लक्स काटने के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, उच्च वोल्टता वाली डीसी मोटर के आर्मेचर में किस तरह के खांचे का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर, जो कि अर्धसंवृत्त प्रकार के, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं,
उच्च वोल्टा वाली डीसी मोटर के अर्धसंवृत प्रकार के खांचे प्रयोग किए जाते हैं जो बाह्य आपूर्ति को परिवर्तित कर आंतरिक सर्किट को प्रत्यावर्तित धारा प्रदान करती है। यह एक मैकेनिकल इन्वर्टर्स की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, आर्मेचर कोर क्या प्रदान करता है? सही उत्तर आपका है जो कि चुंबकीय फ्लक्स में विमुखता यानी रिलेक्टेंस पैदा करता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, एक डीसी जनरेटर में घूर्णन भाग कौन सा होता है? जो कि यहाँ पर आर्मेचर होता है घूर्णन भाग। ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यह बेलनाकार ड्रम जैसा होता है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ रिवीट करके बनाया जाता है। अगला है, घूमने वाली विद्युत डीसी मशीनों की गति डैश डैश द्वारा मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कि टैकोमीटर से ज्ञात करते हैं। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि घूमने वाली डीसी मशीनों की गति टैकोमीटर से मापा जाता है, यह गति आरपीएम यानी रिवोल्यूशन पर मिनट में मापता है। यह सीधा रोटर से जुड़ता है। अगला प्रश्न, डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डीसी मशीन के रोटर को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। जैसा कि इसमें कम्यूटेटर तथा बीयरिंग आदि उपयोग होते हैं। कम्यूटेटर एक यांत्रिक कन्वर्टर है, इससे धारा को ब्रश की सहायता से एक दिशी पथ मिलता है। अगला प्रश्न, श्रेणी बी प्रवर्धक की दक्षता लगभग डैश डैश होती है। राइट आंसर जो कि 50% से 60%। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, वर्ग बी के अंतर्गत प्रचालित प्रवर्धकों में प्रचालन बिंदु लोड लाइन के एक सिरे पर लिया जाता है तथा शून्य सिग्नल की स्थिति में प्रचालन धारा शून्य होती है। अगला आपका दिया गया है जो कि श्रव्य आवृत्ति प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर, श्रव्य आवृत्ति एम्पलीफायर के विरूपण यानी डिस्टॉर्शन का संभावित कारण क्या है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर इनपुट संकेत स्तर अति उच्च होना। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, शक्ति प्रवर्धक वास्तव में डैश डैश होता है। राइट आंसर जो कि एक धारा प्रवर्धक होता है। ये इसका सही उत्तर है। जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, शक्ति प्रवर्धक वास्तव में एक धारा प्रवर्धक होता है। जो प्रवर्धक परिपथ संकेत की शक्ति वाट में यानी का एम्प्लीफिकेशन करता है, वह शक्ति प्रवर्धक कहलाता है। यह परिपथ संकेत की वोल्टेज के साथ उसकी धारा का भी एम्प्लीफिकेशन करता है, तभी शक्ति में वृद्धि होती है क्योंकि P बराबर VI फार्मूला आपका होता है। अगला आपका दिया गया है, पुश पुल प्रवर्धक की अपेक्षा पूर्वक प्रवर्धक को वरीयता प्रदान की जाती है। इसका कारण क्या है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पैडामित्र यानी ट्रांसफार्मर विहीन परिपथ। ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि पूरी जानकारी दी गई है, आपको बता देते हैं। जैसा कि पुश पुल प्रवर्धक की अपेक्षा पूर्वक सममिति प्रवर्धक को वरीयता प्रदान की जाती है। इसका कारण यह है कि पैडामित्र विहीन परिपथ है और पुश पुल एम्पलीफायर परिपथ विशेष प्रकार का एम्पलीफायर परिपथ है जिसमें इनपुट संकेत को विपरीत फेज वाले दो बराबर भागों में विभक्त करके अलग अलग ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से एम्पलीफाई किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे जो कि दिया गया है, शंट डीसी मोटर के फील्ड धारा कम होने पर मोटर की चाल डैश डैश होगी। राइट आंसर बढ़ेगी। ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर आप फार्मूला भी देख सकते हैं, जैसा कि इसके समानुपाती होता है जो कि आप देख सकते हैं, और फ्लक्स के आपके अनुक्रमान यानी व्युत्क्रमानुपाती है, ये भी आप जान लीजिए। फिर से आपको बता देते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, डीसी शंट मोटर में फील्ड धारा कम करने पर फ्लक्स कम उत्पन्न होगा। फ्लक्स के गति के व्युत्क्रमानुपाती संबंध के कारण गति एकाएक बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसके अनुप्रयोग में शंट मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर आपका है जो कि मशीन और औजार ड्राइव्स के उपयोग में करते हैं। ये इसका सही उत्तर है।
जहाँ पर स्थिर गति एवं स्थिर पावर की आवश्यकता होती है, अर्थात दिए गए विकल्पों में सर्वोत्तम उदाहरण मशीन टूल्स, शंट मोटरों हेतु फील्ड फ्लक्स का मान स्थिर रहता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर अपवर्ती चाल वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है जिसमें मध्यम स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच यानी अपकेंद्री पंप और फैन ब्लोअर। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको फिर से बता देते हैं जो कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए। डीसी शंट मोटर एक कांस्टेंट फ्लक्स मोटर है, इसलिए शंट मोटर की चाल नियत रहती है। इसका उपयोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच यानी सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्री पंप और फैन ब्लोअर में किया जाता है। अगला प्रश्न, एक प्रकार के मोटर में भारी लोड के लिए फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, डीसी शंट मोटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, डीसी शंट मोटर का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? राइट आंसर है आपका खराद मशीन में करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, कम्यूटेटर में अधिक गंदा होने पर उसकी सफाई की जाती है। सही उत्तर है जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, पेट्रोल से उसकी सफाई करते हैं, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर कार्बन ब्रुश हमेशा उसके ऊपर दबाव बनाकर गति करता है और घर्षण से उस पर कार्बन जम जाता है, जिसे पेट्रोल द्वारा साफ किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि बड़ी क्षमता वाले जनरेटर में ब्रश किस पदार्थ के बने होते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए, ये इसका कॉपर के बने होते हैं, राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, बड़ी क्षमता वाले जनरेटर में ब्रश कॉपर का बना होता है, लेकिन सामान्य इसमें कॉपर प्लस कार्बन होता है और तथा छोटी मशीन में ब्रश कार्बन का प्रयोग होता है। ऐसी मशीन जिसमें बार बार रिवर्सल की आवश्यकता होती है, वह ग्रेफाइट का ब्रश प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, आर्मेचर प्रतिक्रिया किसके द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है? राइट आंसर आपका है जो कि आर्मेचर करंट सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर धारा द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। किसी डीसी मशीन में मुख्य फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव ही आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। यह दो तरह का होता है, जैसे कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव और दूसरा डीमैग्नेटिंग प्रभाव, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि डीसी जनरेटर द्वारा जनित ईएमएफ निर्भर करता है, सही उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर सी, फ्लक्स और गति दोनों पर, ये इसका सही उत्तर है। फार्मूला आप जरूर याद रखिए जो कि दिया गया है, इसी से सब सारे मान निकल जाते हैं, यहीं से आपका पूरा संबंध होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डिस्क धारा जनरेटर में कम्यूटेटर का एकमात्र उद्देश्य होता है। सही उत्तर, प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में यानी डीसी करंट में बदलने के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला है, ट्रांसफार्मर में होने वाला इनमें से कौन सा नुकसान इंडक्शन मोटर के ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में बहुत अधिक होता है? राइट आंसर जो कि कॉपर लॉस, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, ट्रांसफार्मर में होने वाला कॉपर लॉस इंडक्शन मोटर के ब्लॉक्ड टेस्ट में बहुत अधिक होता है, क्योंकि जैसा कि रोटर अवरुद्ध यानी ब्लॉक्ड में कोई रोटेशन नहीं है और तो घूर्णी नुकसान शून्य है। रोटर कोर के नुकसान की अपेक्षा भी की जा सकती है क्योंकि रोटर की आवृत्ति बहुत छोटी होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ट्रांसफार्मर में लव ह्रास कहाँ होता है? सही उत्तर जो कि कोर में होता है, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, ट्रांसफार्मर में लव ह्रास कोर हानियों का उदाहरण है। यह नो लोड परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। वास्तव में ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो एक नियत आवृत्ति पर शक्ति स्थानांतरण का कार्य करती है। अगला है, बिना लोड की स्थिति में एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का इनपुट कितना होता है? सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर डी, क्रोध ह्रास के बराबर होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, एक ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो कि एक नियत आवृत्ति पर ऊर्जा स्थानांतरण का कार्य करती है।
ज्ञात रहे कि यह निष्क्रिय युक्ति केवल आउटपुट में वोल्टता का मान को घटा बढ़ा सकती है। यदि ट्रांसफार्मर का लोडहीन अवस्था में परीक्षण किया जाए तो यह सदैव क्रोध ह्रास के बराबर मान प्रदर्शित करेगा। उसी प्रकार यदि इसे लोड सहित अवस्था में परीक्षण किया जाए तो यह ताम्र ह्रास प्रदर्शित करेगा। चलिए अगला है, जैसा कि शून्य लोड अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा ह्रास नगण्य है? सही उत्तर जो कि ताम्र ह्रास, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं शून्य लोड अवस्था में ताम्र ह्रास को नगण्य माना जाता है। साथ ही ज्ञात रहे कि ताम्र ह्रास को शॉर्ट सर्किट परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहाँ कम वोल्टता वाइंडिंग को लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट किया जाता है। अगला है, ट्रांसफार्मर में ताम्र ह्रास कहाँ होता है? जो कि हमने अभी आपको बताया, जो कि कोर में होता है, ये इसका सही उत्तर है। और इसकी जो हानियाँ हो यानी यह वाइंडिंग के अतितापन द्वारा I²R हानियों के संदर्भित रहती है या शॉर्ट सर्किट परीक्षण से संदर्भित होती है। अगला है, अगला आपका दिया गया है, यदि ट्रांसफार्मर कोर तांबे से बना होता है, सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि भावर धारा ह्रास अधिक होगा, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं यदि ट्रांसफार्मर कोर तांबे से बना होता है तो यह भावर धारा ह्रास अधिक होता है। ज्ञात रहे ताम्र हानियाँ शॉर्ट सर्किट परीक्षण द्वारा ज्ञात की जाती है। ज्ञात रहे इस परीक्षण में निम्न वोल्टता साइड सदैव शॉर्ट सर्किट रहती है। अगला है, अगला आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, गति नियंत्रण की वाट लियोनार्ड विधि किसके संयोजन को उल्टा करके मोटर की घूर्णन दिशा को उल्टा किया जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर मोटर के आर्मेचर टर्मिनल, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर देख लेते हैं, आपको बताते हैं, गति नियंत्रण की वाट लियोनार्ड विधि में मोटर आर्मेचर टर्मिनल संयोजन को विपरीत करके मोटर की घूर्णन की दिशा को विपरीत किया जाता है। डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की शंटेड नियंत्रण की विधि तीव्र परिवर्तन भारों हेतु उपयुक्त है। जैसे कि शंट मोटर की गति नियंत्रण देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर शंट मोटर जो होता है आपके समांतर में, यानी आपका यहाँ पर धारा नियामक दिया गया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की शंटेड आर्मेचर नियंत्रण विधि है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि तीव्र परिवर्तनीय भारों हेतु उपयुक्त है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, अगला दिया गया है आपका, जैसे कि डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए शर्त है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी, पश्च ईएमएफ यानी 1/2 गुणे सप्लाई वोल्टेज के बराबर होती है, ये इसका सही उत्तर है। यानी आपका पश्च ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ 1/2 गुणे सप्लाई वोल्टेज होता है, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर और आपकी जानकारी देते हैं, डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए पश्च ईएमएफ 1/2 सप्लाई वोल्टेज होता है और डीसी जनरेटर के लिए पश्च ईएमएफ जो होता है 2 गुणे सप्लाई वोल्टेज होता है। अगला है, अगला आपका दिया गया है, किसी त्रिकली यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर में जब हम स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तो कॉइल में धारा के कारण स्टेटर में डैश डैश निर्मित हो जाता है। राइट आंसर आपका है जो कि चुंबकीय फ्लक्स निर्मित होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर आपको बताते हैं, जब 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तो कॉइल में धारा के कारण स्टेटर में चुंबकीय फ्लक्स निर्मित हो जाता है। इससे स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र घूमता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में घूमता नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर में घूर्णक यानी रोटर को संचालित करने का एक कारण है? राइट आंसर हो जाएगा जो कि स्थिरांक यानी स्टेटर और घूर्णनात्मक चुंबकीय क्षेत्र के बीच अन्योन्य क्रिया, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए हम आपको बता देते हैं, जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर को संचालित करने का मुख्य कारण स्थिरांक और घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र के बीच अन्योन्य क्रिया का परिणाम है। साथ ही स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स तथा रोटर के मध्य सापेक्ष स्लिप ही वास्तव में घूर्णन का कारण बनती है। साथ ही यह मोटर लैगिंग शक्ति गुणक पर कार्य करता है, किंतु इसकी मजबूती इसे उद्योग के लिए सेट साबित करती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मशीन के लिए घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र अवधारणा अच्छी है? राइट आंसर जो कि पेरडी
मोटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए आपको बताते हैं जो कि यह मोटर समानता पश्चिगामी शक्ति गुणक पर कार्य करती है तथा इससे स्लिप का मान 0 से 1 के मध्य होता है। अगला है, इंडक्शन मोटर में यदि वायु अंतराल बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका जैसा कि शक्ति गुणांक कम होगा और चुंबकीय धारा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों आपके राइट आंसर हैं। चलिए फिर से आपको बताते हैं जो कि इंडक्शन मोटर में यदि वायु अंतराल बढ़ा दिया जाए तो शक्ति गुणांक कम हो जाएगा तथा शक्ति यानी आपकी चुंबकीय धारा का मान भी बढ़ जाएगा और भी प्रभावी होते हैं। वायु अंतराल के बढ़ने से चुंबकीय सर्किट रोटर टू रोटर की पारगम्यता कम हो जाएगी और लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। अगला आपका दिया गया है, इंडक्शन मोटर के रोटर और स्टेटर डेड डैश के बने होते हैं। सही उत्तर है जो कि लेमिनेटेड कोर से बने होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं इंडक्शन मोटर के रोटर स्टेटर लेमिनेटेड कोर के बने होते हैं जो भार धाराएं कम करने में सहायक होते हैं। इंडक्शन मोटरें फैराडे के चुंबकीय प्रेरण यानी इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। मुख्यतः फेजों के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, जैसा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और बहुफेज इंडक्शन मोटर, ये दो भाग होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 750 वाट और 250 वोल्ट के एक आयरन को 90 मिनट की अवधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें होने वाली ऊर्जा की व्यय की गणना आपको करना है। सिंपल सा फार्मूला होता है, व्यय ऊर्जा बराबर वाट इंटू घंटा अपान 1000 से भाग दे देंगे, ये आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर वाट दिया गया है और यहाँ पर घंटा दिया गया है, यानी आपका 90 मिनट यानी 60 मिनट और यानी आपका 1 घंटा और 30 मिनट ये आपका टाइम दिया गया। चलिए हम आपको यहीं पर बता देते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार आपको पूरा मान दिया गया, कैलकुलेशन कर लेना। सिर्फ आपको यहाँ पर 90 मिनट को आप घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। सिंपल से यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1.125 किलोवाट, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जैसा कि डायनामो प्रकार के माप यंत्रों का उपयोग इनमें से किसके रूप में किया जाता है? सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर ए वोल्ट मीटर में करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं जो कि वाट मीटर का प्रयोग विद्युत शक्ति को मापने में किया जाता है। डायनामो प्रकार के वाट मीटर का उपयोग डीसी अथवा एसी स्रोत पर समान रूप से किया जा सकता है और इस यंत्र का पैमाना वाट मीटर के लिए समरूप होता है। अगला है, जिस प्रतिरोध रजिस्टर में प्रतिरोध में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है उस प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? राइट आंसर आपका है सेंसिटर कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर तापमान में वृद्धि से सेंसिटर का प्रतिरोध बढ़ता है, अतः इसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है और इसका प्रतिक्रिया पीटीसी थर्मिस्टर से तेज होता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में किया जाता है। अगला यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि दिया गया है, चल लौह प्रकार के एमीटर में कुंडली में डेड डैश होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर मोटे तार और फेरों की संख्या कम होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, चल लौह उपयंत्र यानी एमीटर वोल्ट मीटर डीसी तथा एसी दोनों ही विद्युत सप्लाई में प्रयोग किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया गया है, चल लौह प्रकार के उपयंत्रों में वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली प्रयोग की जाती है और इस यंत्र का पैमाना समरूप नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सिर्फ एक इनपुट तथा एक आउटपुट होता है? सिंपल सा है, ये तो नॉट गेट में होता है, राइट आंसर है। जैसा कि आप यहाँ पर इसका डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट 1 प्राप्त होगा और इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट 0 प्राप्त होगा। अगला, यदि एक या दोनों निरावेश यानी निवेश एक हो तो कौन सा तर्क गेट 0 या निम्न सतही निर्गत उत्पन्न करेगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर पूरक नार गेट, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि यहाँ पर आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, इस प्रकार दिया गया है जो कि यहाँ पर इनपुट में 0 0 देंगे तो आपका आउटपुट में 0 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर नार
ये आपका आर का उल्टा होता है, जो कि यहाँ पर इसका उल्टा कर देंगे तो आपका यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा डिजिटल गेट गुणन प्रचालन निष्पादित करता है? सिंपल सा है, आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि एंड गेट ये गुणन को प्रचालित करता है, आर गेट जो प्लस को प्रचालित करता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड गेट गुणन को, और गेट प्लस को, नैंड गेट इनके जो व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी इसके उल्टा होता है, और नॉर गेट जो होता है ये और का उल्टा होता है, यानी प्लस का ये बार चढ़ा देंगे तो आपका इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है, जो कि दिए गए विकल्पों में एंड गेट का प्रतीक आपको पहचानना है। आपको बताना है इसमें से एंड गेट कौन सा है। सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका एंड गेट ये इसका सही उत्तर है। चलिए हाँ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि ए प्लस बी बराबर वाई इसका बुलियन फलन है। राइट आंसर हो जाएगा और गेट ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, किस प्रकार की मशीनों में तरंग कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर निम्न विद्युत धारा और उच्च वोल्टता ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, जब मशीन में विद्युत धारा निम्न और वोल्टता उच्च हो जाए तो इस स्थिति में तरंग वाइंडिंग यानी वेव वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है, उच्च धारा यानी हाई करंट और निम्न वोल्टता हो तो इस स्थिति में लैप वाइंडिंग का प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न, वेव वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि 2 होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। और लैप में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है, जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जो कि दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, लैप वाइंडिंग का प्रयोग अधिक धारा तथा कम वोल्टेज करने में किया जाता है, और वेव वाइंडिंग का प्रयोग कम धारा अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये मान आप जरूर याद रखें, ये सारी जानकारी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। वेव वाइंडिंग में डेड डैश होता है। वेव वाइंडिंग में क्या होता है? वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 होता है, ये इसका सही उत्तर है। लैप में हमेशा यहाँ पर आर्मेचर यानी समांतर पथों की संख्या के बराबर होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम पूरी जानकारी तो आपको दे चुके हैं, चाहे तो आप एक बार फिर से पढ़ लेना। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि 3 फेज वाली प्रणाली में वाइंडिंग कॉइल के बीच फेज अंतर डेड डैश होता है, 120 होता है। आप सभी को पता होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, और 2 फेज में 90 डिग्री होता है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। जैसा कि इसका कोण निकालना है, जैसे कि छाया वाला का निकालना है, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, जो कि इस प्रकार इसका फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। अगला है, अगला आपका दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग का अर्थ क्या है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि ट्रांजिस्टर जंक्शन में सवत निरंतर वोल्टेज ड्रॉप के साथ ट्रांजिस्टर के माध्यम से निश्चित करंट का प्रवाह, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल बायस भी कहा जाता है? सही उत्तर है आपका, जो कि वोल्टेज डिवाइडर बायस, ये इसका सही उत्तर है, जो कि यहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर को सर्वाधिक स्थायित्व प्रदान करते हैं। यूनिवर्सल बायस भी इसे कहते हैं। चलिए अगला है, तापमान के परिवर्तनों का या ट्रांजिस्टर प्रचालनों में विविधताओं से मुक्त प्रचालन बिंदु बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर, जो कि स्थायीकरण कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, यदि एक बीजेटी को एक प्रवर्धक के रूप में कार्य करना हो तो उसे किस क्षेत्र में कार्य करना होगा? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सक्रिय क्षेत्र, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, बीजेटी मोड प्रचालन क्षेत्र, बीजेटी स्थिति, ये पूरी जानकारी आप जरूर याद रखें। जैसा कि संतृप्त क्षेत्र में आन स्विच होगा, जो कि इनपुट तथा आउटपुट दोनों अग्र अभिनत होंगे। सक्रिय क्षेत्र में प्रवर्धक यहाँ पर होगा, जो कि इनपुट अग्र अभिनति, आउटपुट और पश्च अभिनति होगी। चलिए, असंतृप्त में देख सकते हैं आप, ये मान जरूर याद रखें, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि स्विच ऑफ होता है और इनपुट तथा आउटपुट दोनों पश्च अभिनति होते हैं। अगला है, यदि एक ट्रांजिस्टर के इनपुट और आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस में है तो ऑपरेशन का क्षेत्र डेड डैश होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी
कट ऑफ क्षेत्र, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि ट्रांजिस्टर का पूर्ण विस्तार ट्रांस रजिस्टर कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग मोनोक्रोमेटिक का एक रंग प्रकाश उत्सर्जित करता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सोडियम वाष्प लैंप यानी सोडियम वेपर लैंप, ये इसका सही उत्तर है। इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, ये लैंप जो है 40, 60, 85 एवं 140 वाट तक ही वाटेज में बनाए जाते हैं और ये 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट तक प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसकी कार्यकारी आयु जो होती है लगभग 3500 घंटे होती है। इसका उपयोग सड़कों की प्रकाश व्यवस्था यानी स्ट्रीट लाइट तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रात्रि में सुरक्षा की दृष्टि से स्थापित प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। अगला है, किस लैंप का कलर रेड रिंग इंडेक्स सर्वोत्तम होता है। राइट आंसर आपका है जो कि यहाँ पर हम देखते हैं ताप दीप्त यानी इनकैंडिसेंट लैंप, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर है आपका जो कि स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं जो कि बड़े आकार के प्रकाश व्यवस्था में उच्च वोल्टेज और उच्च वाटेज वाले लैंपों का प्रयोग करते हैं और स्टेडियम की प्रकाश व्यवस्था में फ्लूड लाइटिंग का उपयोग किया जाता है और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था में हम रोड आउट लाइटिंग का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, दीपक की दक्षता की इकाई है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ल्यूमेन प्रति वाट, ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है, एक एससीआर में संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि गेट के द्वारा नियंत्रित करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जो कि एससीआर में देख सकते हैं संचालन गेट के द्वारा नियंत्रित होता है, जो कि इसका आप देख सकते हैं दिया गया है। अगला है, एससीआर की प्रारूपी स्विचन आवृत्ति डैश डैश होती है। सही उत्तर जो कि 500 हर्ट्ज, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हम देखते हैं दिया गया है एससीआर यानी सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टिकारी तथा इसका समानता स्विचन आवृत्ति 500 हर्ट्ज होती है। एससीआर इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग में काम आने वाली महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके परिवार को थायरिस्टर परिवार कहते हैं। अगला है, एससीआर एक डैश डैश है। राइट आंसर आपका है जो कि ये ऑप्शन नंबर बी करंट ट्रिगर्ड है, ये इसका सही उत्तर है। एससीआर सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टिकारी, इसमें 3 टर्मिनल जो कि ए के जी होते हैं यानी एनोड कैथोड गेट होते हैं। 3 जंक्शन होते हैं जो कि J1 J2 J3 तथा 4 लेयर होती हैं PN PNP होते हैं। यह करंट नियंत्रण डिवाइस है। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में उच्चतम वोल्टेज और धारा रेटिंग होती है जो शक्ति परिवर्तित की बड़ी रेटिंग में उपयुक्त की जाती है। सही उत्तर आपका है जो कि एससीआर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं आपका दिया गया है, एससीआर पावर इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जो उच्च शक्ति का कार्य करती है। यह एक डीसी तथा आवेश नियंत्रित युक्ति है। यह सदैव अग्र अभिनत में कार्य करता है। अगला आपका दिया गया है, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में 2 डायोड श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। सही उत्तर जो कि डायोडों के सहन योग्य रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक विद्युत चालित यानी स्त्री इलेक्ट्रिक आयरन में कुंडली यानी कॉइल से बेस की प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः डैश डैश द्वारा होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी कंडक्शन यानी चालन द्वारा, ये इसका सही उत्तर है। फिर से आपको बताते हैं जो कि इलेक्ट्रिक आयरन में कुंडली में तली की प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः चालन द्वारा होता है और इलेक्ट्रिक आयरन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का कार्य करती है। इसमें तापक तार के रूप में नाइक्रोम तार का उपयोग करते हैं और इलेक्ट्रिक आयरन की नली लोहे की बनी होती है जिसके बाहरी सतह पर क्रोमियम की पॉलिश होती है। अगला है,
एक टोस्टर का तापन एलिमेंट डेड डैश के तार से बना होता है। राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि नाइक्रोम का बना होता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम पूरी जानकारी देखते हैं। नाइक्रोम में निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है और नाइक्रोम को वैद्युत हीटर तापन एलिमेंट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अगला आपका दिया गया है, जो कि एक विद्युत चालित स्त्री यानी इलेक्ट्रिक करंट की बेस प्लेट तली में ऊष्मा किस प्रकार में वितरित की जाती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, चालन में माध्यम से। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि ऊष्मा यानी संवहन विधि में ऊष्मा का वितरण द्रव में होता है और विकिरण विधि में माध्यम हीट हुए बिना वस्तु गर्म हो जाती है। ये इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला प्रश्न, थर्मोकपल यानी ताप युग्मक डेड डैश द्वारा बनाया जाता है। राइट आंसर आपका है, जो कि दो अदृश्य धातुओं से बनते हैं। ये इसका सही उत्तर है। चलिए आपको फिर से बता देते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है, थर्मोकपल दो एक अदृश्य धातुओं द्वारा बनाया जाता है। यदि दो भिन्न भिन्न धातुओं की छड़ के गर्म तथा ठंडे सिरों के बीच तापांतर पैदा कर लिया जाए तो उन छड़ों के मध्य एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह प्रभाव थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाता है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। आप इस तरह के प्रश्नों को आप कहीं नहीं पाएंगे, जो कि कम समय में हमने अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर किया है। ये आप तो देखते ही होंगे कितनी स्पीड में चल रहे हैं प्रश्न, जो कि एक ही वीडियो में हमने सारे टॉपिक को कवर किया है। ये आपका मॉक टेस्ट की तरह कार्य करेगा। और इसकी पीडीएफ को आपको ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, के एग्ज़ाम फाइट पीडीएफ चैनल। इसको सर्च करना, यहाँ पर आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इंगित नहीं करेगा कि परिपथ वायरिंग सतत है या नहीं। राइट आंसर आपका है, जो कि आवृत्ति मापी ये इंगित नहीं करेगा, जबकि घंटी, बजर, मल्टीमीटर ये इंगित कर देंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसके इस्तेमाल में आवृत्ति का मापन किया जा सकता है। सही उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए, सिंपल सा है, जो कि यहाँ पर एक आवृत्ति मीटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए पूरी जानकारी देखते हैं। आमीटर धारा को मापता, वोल्ट मीटर विभव मापता है, ऊर्जा मीटर विद्युत ऊर्जा मापता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रीक्वेंसी मीटर का एक प्रकार है। सही उत्तर आपका है, जो कि इलेक्ट्रोडायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर का ही प्रकार है। विद्युत उत्पादन तथा वितरण केंद्रों पर स्रोत की फ्रीक्वेंसी मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र फ्रीक्वेंसी मीटर कहलाता है। फ्रीक्वेंसी मीटर के प्रकार निम्न हैं, जैसे कि रीड प्रकार का, इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रकार का और मूविंग आयरन प्रकार के होते हैं। अगला है, डिफ्लेक्टिंग तार के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है। सही उत्तर आपका है, जो कि वोल्ट मीटर में करते हैं। ये इसका सही उत्तर है। अगला है, 132 किलो वोल्ट एसी विभव माप सकते हैं। सही उत्तर आपका है, जो कि स्थिर वैद्युत वोल्ट मीटर से। ये इसका सही उत्तर है। अगला आपका दिया गया है, निम्न उपकरणों में से क्या हिस्टैरिसीस और एडी करंट त्रुटि मुक्त होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण। ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको बताना चाहेंगे। स्थिर विद्युत उपयंत्र उच्च व निम्न वोल्टेज तथा शक्ति को मापने के उपयोग में लिया जाता है। इसमें वायु वाहिनी कॉइल प्रयोग ली जाती है, जिससे हिस्टैरिसीस तथा एडी करंट लॉसेस ह्रास मुक्त होती है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में कौन कोरोना का गुण नहीं है। राइट आंसर आपका है, जो कि अपश्रव्य। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, कोरोना का कारण हिसिंग नॉइज उत्पन्न होता है। इसके अंतर्गत कंडक्टर सतह पर फेंट वायलेट ग्लो और ओजोन गैस का निर्माण होता है। कोरोना में एक निश्चित पावर लॉस होता है। आवृत्ति के बढ़ने पर कोरोना लॉस बढ़ता है तथा ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ने पर कोरोना लॉस बढ़ता है। और कोरोना श्रव्य दृश्य भी है और हाई वोल्टेज पर कंडक्टर के पृष्ठ पर आंशिक विद्युत निर्वहन डिस्चार्ज होता है। अगला है, कोरोना हानि डेड डैश पर निर्भर नहीं करता है। सही उत्तर, कंडक्टर के पदार्थ पर निर्भर नहीं करता। ये इसका सही उत्तर है, जो कि कंडक्टर की रुक्षता और मौसम की स्थिति स्वच्छता पर निर्भर करता है। अगला है,
यहाँ पर पूरी पहले जानकारी देखते हैं, जो कि कोरोना में ओजोन गैस निकलती है, कोरोना में पावर लॉस होता है, आवृत्ति बढ़ाने में कोरोना लॉस बढ़ जाता है, कोरोना पदार्थ की रुचिता, स्वच्छता और मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है, और जबकि कंडक्टर पदार्थ यानी कंडक्टर मटेरियल पर निर्भर नहीं करता है। अगला आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम देख लेते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना के संबंध में नीचे दिए गए विकल्प को गलत कथन चुनना है आपको। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर चलिए हम आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि कोरोना हानि के कारण संचरण लाइन में विद्युत धारा जैव विक्रिय स्वरूप यानी साइनसोइडल करंट होती है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको फिर से बता देते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना हानि के कारण संचरण लाइन में विद्युत धारा जैव विक्रिय नहीं होता है, अर्थात कोरोना हानि से विद्युतीय राशि अजैविक्रिय हो जाती है। ये थे हमारे आज के प्रश्न, जो कि हमने 150 लगभग प्रश्नों को कवर किया है, जो कि हमने सभी टॉपिक से प्रश्नों को कवर किया है, जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट हमने कवर किया है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जैसा कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि के एग्ज़ाम फाइट PDF चैनल के नाम पर दिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।